तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आया हूँ एक नई एनिमे सीरीज़ के नोवेल को जिसकी स्टोरी लाइन आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो इस नोवेल का नाम है BTTS लाइफ सिमुलेटर सिस्टम, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। और जब मैंने इसकी कहानी को पढ़ा तो वाकई इसकी कहानी लाजवाब थी। तो चलो मैं इस नोवेल के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी के स्टार्ट होती है एक अरीना से। अरीना नहीं, जहाँ पे एक ऐसी जगह थी टेस्ट लेने की, जहाँ पे सारे डिस्पल्स का टेस्ट लिया जा रहा होता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत बड़े मैजिकल माउंटेन को, जो कि असल में टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। और वहाँ पे सारे चिल्ड्रन जाके अपने सारे रैंक को मेजर कर रहे होते हैं। और तभी हमें एक मिडिल एज मैन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे को आगे बुलाता है। और जब वो अपने टेस्ट को कंप्लीट करता है तो बूढ़ा आदमी कहता है, सेवन डॉ डिस्पल 1 स्टार लो लेवल। और यहाँ पर ये देखकर वहाँ के जितने भी इंसान थे सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये जोयान कोई और नहीं, BTTS का मेन कैरेक्टर है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कहानी तो बिल्कुल BTTS से मैच करती है, लेकिन ये कहानी अलग है। इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कोई और होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैसे उस मिडिल एज बंदे के मुंह से ये आवाज़ निकलती, वहाँ पे चारों तरफ आवाज़ मतलब शोर शराबे होने लगती हैं। और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या मैंने सच में सुना, डॉ डिस्पल 1 स्टार। और सब लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे याद है यंग मास्टर श्योयन ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था और अभी ज़्यादा लम्हा हुआ भी नहीं है। असल में ये सही है ना? तो यहाँ पे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन सबको पता चलता है कि श्योयन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और चारों तरफ प्रमोशन होने लगता है और सब लोग तारीफ करने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एल्डर्स को, जो कि इन सब से बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये शेयर फैमिली वुड एंड सिटी का 3 क्लैन में से एक क्लैन होता है, जो कि जिया मैन एम्पायर में से एक था, जिसको कि असल में ग्रैंड एंडर चलाते हैं। और उस क्लैन हेड के फैक्शन का नाम जियान होता है। और यहाँ पे ऐसे ही हमें सारे बातचीत को दिखाया जाता है। और समझ लो कि अभी की स्टोरी बिल्कुल ही BTTS के चैप्टर 1 की जैसे होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा का नाम, जिसका नाम जियो मिंग होता है, वो वहाँ पे खड़ा होकर सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और समझ लो ऐसा कि जियो मिंग ही यहाँ का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और समझ लो तो वो अनाथ था, जो कि यहाँ पे पल भर रहा होता है और वो सामने सब चीज़ों को देख रहा होता है। और जबकि वो अनाथ है, लोअर लेवल से आता है, तो उसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस कोई नहीं थी, वो आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वो एक री-इनकारनेटर है। री-इनकारनेटर मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हो, जिसका पुनर्जन्म हुआ हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियोमिंग दूसरे दुनिया से आया था और यहाँ पर वो एक ही चीज़ से मर कर आया था, जिसका नाम ट्रक कून होता है। अब आप लोग एनिमे देखते होंगे तो आपको ट्रक कून के बारे में पता ही होगा, जिसके हाथों से कोई नहीं बच सकता है। ट्रक कून जिसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए वो मारा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि मरने के बाद जब उसने अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन किया था, तब उसकी आंख से फैमिली में खुली होती है और उसे पता चलता है कि वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं। लकली ये था कि सेफ फैमिली एक बड़ी फैमिली थी और वहाँ पर सर्वेंट्स के लिए भी अलग अलग रूल्स थे और उन सबको अलग रूल बनाया हुआ था कि जिनके भी पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, जैसे कि स्योमिंग, उनके लिए पेंशन दी जाती थी, जिसके कारण स्योमिंग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी सबके जैसे कि किसी और क्लैन में किसी का ऑर्फन होना मतलब उसकी सारी आज़ादी को छीन लेना, लेकिन यहाँ पे स्योमिंग के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं होता है। उसके साथ सब चीज़ अच्छा ही हो रहा था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो एक मैच्योर माइंडेड का री-इनकारनेटर था, जिसके कारण वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि सेओयन भी अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था, लेकिन जियोमिंग कभी भी नहीं खेला करता था। यहाँ तक कि जियोयन के साथ
साथ वो बातें भी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि वो री इनकारनेट होकर आया है और यहाँ पे उसे शांत रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे समझ लो कि वो री इनकारनेट होकर आया है तो उसकी पावर लेवल भी अलग लेवल की होगी, लेकिन यहाँ पे उसने अपने पावर लेवल को भी सीक्रेट को छुपा कर रखा हुआ होता है। उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, उसे विश्वास था। और यहाँ पर उसके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं थी। वो चाहता तो जियोयन के साथ अपने अच्छे रिश्ते को बना सकता था। उसके गले में जो रिंग है जिसमें कि जियोयन के टीचर यालो मौजूद है, उसे चोरी कर सकता था, लेकिन वो इसके बारे में नहीं कर सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यालो जो कि जियोयन के टीचर है वो यहाँ पे कांस्टेंट स्लीप में, मतलब अभी तक वो जागे नहीं थे। उसे अभी तक विश्वास था कि यालो उस दुनिया के बाहर क्या हो रहा है इन सब के बारे में जानता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता। मतलब ये समझ लो कि वो चाहता तो बड़ी आसानी से जियोयन को अपना दोस्त बना के उसके रिंग को चोरी कर सकता था, लेकिन उसने उसके टीचर की डर से नहीं किया। उसको नहीं पता था कि उसका टीचर अभी सो रहा है, जिसके कारण वो इनसाइड ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता था। जिसके बाद हमें आगे की कहानी बताया जाता है जहाँ पे टाइम बीतने लगता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसे एक डॉट डिस्पर रियलम की कल्टीवेशन मेथड भी मिली होती है, जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल बना सकता था। अब यहाँ पे सबकी टेस्ट हो रही थी जहाँ पे जियोमिंग को भी जाना पड़ता, लेकिन वो हेसिटेट कर रहा था क्योंकि अपने पिछले रीइंकार्नेटर यादों की वजह से वो अपने आप को लेवल अप करना जानता था और अगर वो वहाँ पे गया तो सब लोग उसके टैलेंट को पहचान जाएंगे और हो सकता है कि उसको इससे खतरा भी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि उसके फैमिली का मेन लड़के के अलावा किसी और के पास टैलेंट हो, जिसके कारण वो यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। वो ये भी सोचने लगता कि क्या उसे अपने आप को स्लोअर ट्रेन करना चाहिए, लेकिन क्या वो यहाँ पे अपनी हामी भरता है। वो सोचता है कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, जबकि यहाँ पे मुझे इन सब में कोई भी फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो एक ऑर्फन था और उसका टेस्ट देना कोई ज़रूरी नहीं था, जिसके कारण अभी के फिलहाल तो उसके लिए खतरा मिट चुका था। जैसे ही वो इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसके माइंड में एक अलग ही आवाज़ आती है जो कहती है लाइफ सिमुलेटर ऑन, और असल में यही एक मेन पार्ट है जो कि लाइफ सिमुलेटर, इसी कारण इसका नाम रखा गया था। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे लाइफ सिमुलेटर स्टार्ट होने की नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे उसमें से आवाज़ आती कहती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिमुलेशन एक है, क्या आप अपने लाइफ सिमुलेटर को चालू करना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था इस आवाज़ से और तभी उसके सोच पाने से पहले वहाँ पे फिर से एक आवाज़ आती है कि सिट मैंने ये क्या सोचा है, अभी 4 साल हो चुके हैं इस गोल्डन फिंगर को और फाइनली मैंने एक गोल्डन फिंगर को खोल लिया है। अब यहाँ पे हमें एक्साइटमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोमिंग को पहले से इन सब चीज़ के बारे में पता था और वो कहता है कि अभी लाइफ सिमुलेटर को ऑन मत करो। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एक लाइफ सिमुलेटर क्या है और आखिर इसका पर्पस क्या है, तो वीडियो आगे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा मतलब क्या है। अब दिखाया जाता है कि वो अभी भी टेस्टिंग ग्राउंड में था और वो इस समय तक अपने आप को लाइफ सिमुलेटर के अंदर नहीं डाल सकता था। इसके लिए उसको किसी शांति प्लेस पे जाना होगा जहाँ पे कोई भी उसको नहीं देख रहा होगा। जिसके बाद हमें सीन कट कर एक अलग ही माउंटेन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोमिंग आ चुका होता है और वो सोचने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो लाइफ सिमुलेटर तुम्हारा नाम यही है ना, चलो अपने यूजेस के बारे में बताओ। जिसके बाद उसके दिमाग में कोई आंसर तो नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में कई सारे नोटिफिकेशंस फ्लड इंफॉर्मेशन आने लगती है जो कि एक मैनुअल की जैसे थी, जिसके कारण जियोमिंग को सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि आखिरकार ये लाइफ सिमुलेटर चीज़ क्या है। बताया जाता है कि लाइफ सिमुलेटर को यूज करने का मेथड बहुत ही सिंपल था। ये एक ऐसा लाइफ सिमुलेटर है जहाँ पे हर एक 7 दिन में उसे एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूरे लाइफ को एंजॉय करने की, मतलब आगे आने वाले लाइफ को सिमुलेट करने के लिए। ये एक वर्चुअल रियलिटी के ही जैसा है। बताया जाता है कि ये सिमुलेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सिमुलेशन में मारा नहीं जाएगा। अब आप लोग बहुत ही कंफ्यूजन में होंगे क्योंकि अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, अभी आप और आगे देखते जाओ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हर बार यहाँ पे जब लाइफ सिमुलेटर ख़त्म होगा वहाँ पे उसके माइंड में टेक्स्ट आएगा जहाँ पे उसे 3 चीज़ों में से एक चीज़ को चुनने का मौका मिलेगा और ये 3 चीज़ कुछ भी हो सकती, मतलब
कुछ भी, कोई स्किल्स हो सकती है, कोई मैनुअल्स हो सकती है, कुछ भी ट्रेजर्स भी हो सकती हैं जो कि उसके लिए गिफ्ट हम यहाँ पे ये होने के लिए एक लंबा अरसा था और उसको चूज करने के लिए पहले लाइफ सिमुलेटर में जाना पड़ता, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जियोमिंग को जो कि इन सारी चीज़ों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वो कहता है कि लाइफ सिमुलेटर क्या एक स्टार्टर गिफ्ट पैक है। यहाँ पे वो बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि ये तो उसके लिए बहुत ही अच्छा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक नोवेल में आ चुका है, जहाँ पे उसके इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए लाइफ सिमुलेटर कहता है कि नहीं, जहाँ पे वो सुनकर थोड़ा सा उदास तो होता है लेकिन वो कहता है जाने दो, चलो लाइफ सिमुलेटर को स्टार्ट करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसी के बाद लाइफ सिमुलेशन शुरुआत होती है और यहाँ से आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, जिसके बाद दिखाया जाता है कि लाइफ सिमुलेशन स्टार्ट होता है तो हमें डे 1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो उन्होंने अपने डॉगी के कल्टीवेशन टेस्ट को स्टार्ट किया था जो कि अभी हम लोगों ने देखा होता है, जहाँ पे उसने अपने आप को पावरफुल प्रूव कर दिया होता है। अब इसी के साथ डे 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे जियोमिंग जल्दी उठता है, अपने आप को कल्टीवेट करना पूरे दिन तक कल्टीवेट करता है। जहाँ पे तीसरा दिन आता है, जल्दी उठता है, वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, वो फिर से माउंटेन में जाता है, कल्टीवेट करता है। चौथा दिन होता है, सुबह उठता है, कल्टीवेट करता है। पांचवा दिन होता है, वहाँ पे वो कल्टीवेट करता है, लेकिन कुछ बच्चे उसे बुलाने आते हैं लेकिन वो उसे मना कर देता है। साथ ही पाँचवें दिन ये भी होता है कि दूर के रिलेटिव से सियोयान के यहाँ पे सिस्टर आई हुई थी जो कोई और नहीं सियो जूनियर होती है। डे 6 होता है, जहाँ पे वो अपने आप को रेस्ट करता है और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है। बताया जाता है कि जैसे ही वो सियो फैमिली के गार्डन में जा रहा होता है, वो जियोन और सियो जूनियर को देखता है, जहाँ पे उसकी नज़र उन दोनों पे गई होती। जहाँ पे 7वां दिन आता है, वो कल्टीवेट करने लगता है, वहाँ पे फिर से वो जियोन और सियो जूनियर से मिलता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। 8वां दिन होता है, ऐसे ही करके टाइम पास होने लगता है। 30वां दिन होता है, जहाँ पे वो जल्दी उठता है, कल्टीवेट करता है और अपने आप को 3 स्टार टॉप डिस्पर्स में ब्रेक थ्रू करता है। तो अभी तक हमने देखा कि वो सिर्फ 2 स्टार पर ही होता है और टाइम बीतता है 95 डेज होता है, जहाँ पे वो जल्दी उठता है, कल्टीवेट करता है और 4 स्टार डॉट डिस्पर में ब्रेक थ्रू करता है। 100 डे पास होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे फैमिली के ट्रेजर टेक्निक में से एक टेक्निक मिला होता है जिसका नाम टाइगर पावर फिस्ट होता है, जो कि बहुत ही घटिया टेक्निक होती है लोअर ग्रेड से, जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता था, जिससे कि वो बिल्कुल ही नाखुश था, लेकिन क्या ही कर सकता था। जहाँ पे वो 101 डेज होता है, वहाँ पे उस टेक्निक को सीखना लगता है। 120वें दिन तक वो उस टाइगर पावर फिस्ट के मैक्सिमम लेवल तक आ जाता है। 300 दिन पास हो जाते हैं, वो अपने सिटी में घूम रहा था, उसे वहाँ पर एक स्टोरेज रिंग भी मिलती है जो कि उसने अपने पैसों से खरीद लिया होता है, जो कि स्टोरेज रिंग है। इसके बारे में याद रखना। डेज 365 1 साल बीत चुका होता है, जहाँ पे फैमिली के द्वारा फिर से यहाँ पे डॉग की कल्टीवेशन टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे यंगेस्ट जनरेशन में इन सब के और भी स्टार्ट टेस्ट हो चुके होते हैं। जहाँ पे इस बार जियोमिंग अपने स्ट्रेंथ को हाइड नहीं करता है, अपने स्ट्रेंथ को सबके सामने शोकेस करता है और यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट फैमिली होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल में ही उसने अपने आप को 7 स्टार डॉट डिस्पर्स के अंदर कर लिया होता है। 366 दिन होता है, उसके कल्टीवेशन टैलेंट के हिसाब से उसे एक मेड और 2 गार्ड्स भी दिए जाते हैं। उसकी टैलेंट की नीचे चारों तरफ फैलने लगती हैं। 370वां दिन हो जाता है, जहाँ पे वो फिर से जियोनिंग को इनविटेशन से मना कर देता है, वो खेलने नहीं जाता, अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। 545वां दिन हो चुका होता है, जहाँ पे उसने अपने व्हिर्लविंड की को कंडेंस कर लिया होता है और अपने आप को 1 स्टार डॉग प्रैक्टिशनर में प्रमोट कर लिया होता है। जिसके बाद वो क्लैन एंडर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट करता है। डे 547 होता है, जहाँ पे उसके पास 5 एट्रीब्यूट की पावर आ चुकी होती है, जिससे कि उसे रिफाइनिंग फायर की मेथड मिलती है। डे 670 अब देखो ऐसे ही डे पास होने लगती है, जो कि लास्ट में जाके डे 2490 डेज होता है, जहाँ पे वो इनर एकेडमी जियानान एकेडमी में भर्ती ले चुका होता है, वहाँ का इनर प्रिंसिपल भी बन चुका
होता है जहाँ पे उसे मिशन मिलता है कि उसे एक जड़ी बूटी को लाना है, लेकिन उस जड़ी बूटी को लाते समय उसकी मुकाबला एक 5 मैजिकल बीस्ट से होती है, जिसके कारण वो वहाँ पे मारा जाता है। अब जैसे ही वो मरता है ये सिमुलेशन भी ख़त्म हो जाता है और आप लोग ये जान लो कि ये सब जो हुआ वो असल में उसके सिमुलेशन उसके माइंड में हो रहा था। और ये भी समझ लो कि वहाँ से जो उसको एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं वो उसे रियल लाइफ में भी मिलने वाले, मतलब ये नहीं कि उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो अभी के हिसाब से कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाए, मतलब ये कि उसे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस सिमुलेशन के हिसाब से। जैसे ही सिमुलेशन ख़त्म होती है उसके पास टैलेंट आइटम्स आते हैं चूज करने के लिए, जहाँ पे करेंटली अवेलेबल आइटम्स होते हैं लो ग्रेड स्टोरेज रिंग, फॉलन हार्ट फ्लेम और इंटरमीडिएट जियोडोन टेक्निक, जिसका नाम टाइगर रोरिंग जजमेंट होता है। अब यहाँ पे आप लोग अवेलेबल रिवॉर्ड्स को देखकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनमें से एक फॉलन हार्ट फ्लेम भी होता है, मतलब कि जियोमिंग चाहे तो वो अभी इसी वक्त अपने पास फॉलन हार्ट फ्लेम को रख सकता है, मतलब उसको कल्टीवेट कर सकता है, जहाँ पे वो सिस्टम कहता है कि प्लीज़ एक को सिलेक्ट कीजिए।